एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 10th फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज सर्कल, इस पे हम आगे। इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम है यार फाइनल एग्जाम के लिए। आप कितना कंटेंट अभी प्रिपेयर कर सकते हो? आपको उतना ही कंटेंट प्रिपेयर करना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल एग्जाम को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, प्लीज आप उसको फॉलो करें। आपको करना क्या है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं, आपने इनको एकदम अपनी एक प्रॉपर नोटबुक पे फेयर करना है और इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है ना, एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं आती इन क्वेश्चंस में आपको, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाएगा ना, आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। हाँ, इनको क्रैम नहीं करना है, रटा नहीं लगाना है। इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा वीडियो देखो, और मतलब क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे आपको। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे मैं 4 चैप्टर्स आपके कवर करवा चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको स्टैट पढ़ाया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ये 4 चैप्टर जो हैं हमारे कवर हो चुके हैं। आई होप आपने अपनी जो नोटबुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगा रखी है, उस पर ये सभी इसके जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कर लिए होंगे। बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार कर लिए फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे के हिसाब से मैथ्स को कम से कम 2-3 आवर्स का टाइम तो दो। आप 2-3 घंटे सिर्फ मैथ्स को करना आपने, और उन मैथ्स में जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाओ। अभी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे, बट पहले आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है मेरे बच्चे, 80 to 90% एनसीईआरटी से होता है। मैंने बहुत बार बताया आपको, अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है यार, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर हो जाते हैं। एक दो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है ना, जो आपके बोर्ड में एक दो होता है, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, उनको कैसे टैकल करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, सोल्यूशन के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बस आपने उसको फॉलो करना है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ जाता है ट्विस्टेड सा, वो भी हैंडल हो जाएगा, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर उनको कैसे टैकल करना होता है। प्लस अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उन्हीं चैप्टर के करेंगे जिनकी जरूरत है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हमें जरूरत होती है। ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से नहीं, कहीं बाहर से आ जाता है। तो ट्रिग्नो के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हमें जरूरत होती है, और वो मैंने पढ़ाए हैं आपको। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का, तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब जैसे मानो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है तो वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब मानो प्रोबेबिलिटी है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको अच्छी से, प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाता है। अगर आपको मानो स्टैट को देखें, स्टैट चैप्टर, अब बोलो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। एनसीईआरटी में भयंकर से भयंकर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, मीन मीडियन मोड, सब कुछ है एनसीईआरटी में। तो स्टैट की कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो जिन चैप्टर्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है, उन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं यहां पर करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ। तो इसलिए आप उतना ही कंटेंट अभी लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करें मैथ्स का, जितना मैं आपको दे रहा हूं। फिर देखो 80 आउट ऑफ 80 आने ही आने आप पे, ठीक है। चलिए, तो आज हम सर्कल की शुरुआत कर रहे हैं। सर्कल में बच्चे आपको पता है यू हैव 2 एक्सरसाइज, 10.1 एंड 10.2। 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स, एक दो मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं है, तो आप 10.1 बच्चे कर लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, इसकी ओरल सी एक्सरसाइज है ये। 10.2 में आपके 13 क्वेश्चन है। उन 13 में से मैंने सिर्फ यहां पे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में बच्चों को डिफिकल्टी रहती है अंडरस्टैंडिंग में, कि सर कैसे ये समझ नहीं आ रहा, सर्कल में बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन 5 क्वेश्चन को देखो, मैं यहां सॉल्व करके बता रहा हूं। और 10.2 में 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स को मैं यहां पे कवर करने वाला हूं। तो टोटल में आज आपको 7 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सर्कल के। अच्छे से मेरे साथ करो। सर्कल का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घूम के आ जाएगा ना, हो जाएगा। बस आज के 7 क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं ये सीखो, इनको कैसे टैकल करना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करो।
सर्कल में है बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत कि सर समझ नहीं आती स्टेटमेंट क्या है। अरे पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करो ना, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट, सर्कल का दो थ्योरम्स हैं 10.1 एंड 10.2 जो कि बहुत इजी है। 10.1 में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको प्रूव करना है, इसमें कैलकुलेशन कोई है नहीं, थ्योरी लिखनी है। 10.2 में कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, आरएचएस आपका प्रूव हो जाता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये दोनों थ्योरम्स को आप समझो कि जैसे याद करता है ना कोई चीज ऐसे याद कर लो, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक थ्योरम आपको फंसेगी फाइनल में। तो इन दोनों थ्योरम्स को आपने अच्छे से कर लेना है। मैं नहीं करवा रहा हूं, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। हाँ, अगर कोई भी चैप्टर आपको डिटेल में चाहिए ना, हर एक एक्सरसाइज, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग अलग से है। तो कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करना आपको मिल जाएगा। बट अभी फाइनल के लिए मैं आपको क्या है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इतना ही करो, मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके डियर, तो 7 क्वेश्चन हम यहां पे कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखें और प्रॉपर नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बुक में गिवन है, बट हो सकता है एग्जाम में आपको डायग्राम ना गिवन हो, ये स्टेटमेंट ही हो, तो स्टेटमेंट से कैसे डायग्राम बनाना है उससे भी आप यहां पे देखें। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th, ध्यान से पढ़ो। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी तो विजिबिलिटी बन गई माइंड में। एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो कंपास पेंसिल सब फिट है एकदम, बनाइए आप डायग्राम। तो मेरे बच्चे ये आपका सर्कल आ गया, दो पैरेलल टेंजेंट बना दीजिए। दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक का नाम एक्स वाई और दूसरे का एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है, ये बना दिया हमने टेंजेंट्स। इसके बाद फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, सेंटर इसका हो। Another tangent AB, अरे एक टेंजेंट और है AB विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। तो जो AB टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो C है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई एट B, प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। देखो स्टोरी इस तरह से है कि एक टेंजेंट यहां पर और आ गया, थर्ड वाला, वो भी हम यहां बनाते हैं, मानो यहां बना देता हूं। दिस योर थर्ड टेंजेंट, और ये जो थर्ड टेंजेंट है इसका नाम है AB, और ये टेंजेंट C पे बन रहा है। देखो लिखा है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, तो C पे बन रहा है। C पे बनते वक्त क्या करता है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A, एक्स वाई को A पे कट करता है ये टेंजेंट, तो ये नाम A हो गया, और एक्स डैश वाई डैश को B पे कट करता है। दैट्स ऑल, बन गया डायग्राम। अगर एग्जाम में मानो डायग्राम गिवन नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, जैसे जैसे लिखा है ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते जाओ, बन जाता है। तो यहां पर आपको एंगल AOB, ये जो आपका एंगल है AOB, इसको आपने 90 डिग्री का प्रूव करना है, दिस एंगल। तो हमेशा मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब लिख के आया करो, चाहे क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता। कंस्ट्रक्शन चलो नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। 4 मार्क्स का अगर आ रहा है तो 1 मार्क कंफर्म है आपके, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, फाइनल की। तो ये तो कम से कम लिखो। अब गिवन मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ये सब जो भी लिखा हुआ है बस यहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है आपको गिवन, तो आपकी बात बन जाती है। ठीक है, टू प्रूव भी लिखा हुआ है, दैट यू कैन प्रूव। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, अभी कुछ करना है कि नहीं करना है। प्रूफ देखें आप इसका, यहां पर और कुछ गिवन है तो ध्यान से पढ़ लो। टेंजेंट्स है, पैरेलल है, सेंटर है, अनदर टेंजेंट। तो जो पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा डायमीटर पे ही बनते हैं। पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर पे ही बनेंगे, एंड टू एंड वो डायमीटर पे बने होते हैं। यानी अगर मैं इसका नाम P रखता हूं और इस पॉइंट का नाम Q रखता हूं, और इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट्स के हैं, तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगा, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट जो है डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही बनेंगे। क्लियर, तो इसका नाम मैंने P रख लिया, इसका Q रख लिया। वैसे ही बुक में जो डायग्राम गिवन है ये ऑलरेडी ड्रॉ है। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं करना आपको, आप ज्वाइन कर दो OC, इस पार्ट को इससे ज्वाइन कर दो, दैट्स ऑल। अब जैसे आपने 10.2 थ्योरम का प्रूफ किया था, दो ट्राइंगल पकड़ी थी ना आपने, जो एक्सटर्नल टेंजेंट से आती हुई दो ट्राइंगल बन रही थी, जिनको RHS से प्रूव किया था कॉन्ग्रेंट। यहां भी उन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, पहला यही है आपका पॉइंट। जब वो दो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी और उसके बाद सिमिलरली दूसरी भी ऐसा पेयर एक और मिलेगा, वहां से हमारी पूरी बात बन जाएगी इस क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें जो मैं बोल रहा हूं कौन सी ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल COB, तो कौन सी ट्राइंगल ली मैंने, ये ट्राइंगल।
देखो बी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट्स आ रहे, दीज टू ट्राइंगल्स 1 एंड 2। ऐसे ही तो था थ्योरम 10.2 में जो ट्राइंगल्स आप आरएचएस से कॉन्ग्रेंट करते हो, बट यहां पर इनको आरएचएस से नहीं करना है कॉन्ग्रेंट, इनको एसएसएस से करना है, क्योंकि टेंजेंट्स ऑलरेडी इक्वल है, ये तो पता चल गया ना, एक साइड पता चल गई, तो एसएसएस लगाओ, इसमें आरएचएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन ट्राइंगल पीओबी एंड ट्राइंगल सीओबी यू कैन राइट ओपी is equal to OC. Sir, why they are equal? Radii of the same circle. Radii of the same circle. Then OB is equal to OB. Sir, common. And PB is equal to BC. Sir, why? This PB equal to BC? Theorem 10.2. क्या? Tangents from external point. Tangents from external point are equal. That's all. तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? ट्रिपल एस। तो आप लिखेंगे therefore by SSS we can write SSS congruence, we can write triangle POB is congruent to triangle COB। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली यहां से, किस पर्पज से हमने इनको कॉन्ग्रेंट किया, हमें पता चला सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको रखो नंबर 1 CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। फिर आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सिमिलरली ही लिखना है, यहां पर एंगल 3 रखो, यहां पे एंगल 4 लिखो, जब ये इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे होंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, डन। नाउ अब आप देखें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों का जो सम है आप 180 डिग्री ले सकते हो। सर वाई? दे आर ऑन द सेम लाइन एट अ सेम पॉइंट। रीजन दे दें, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो अगर 1 2 का एक सिंगल नाम रखा है एंगल का, बट 4 एंगल दिखा रहे हो तो लीनियर पेयर लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट एंगल्स ऑन द सेम लाइन, एंगल्स ऑन द सेम लाइन एट सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर आप एक लाइन पे बहुत सारे एंगल खींच रहे हो एक ही साइड, तो वो 180 का सम देंगे। एंगल्स ऑन द सेम लाइन एट सेम पॉइंट। तो अब आपको यहां पे क्या करना है मेरे बच्चे, आपको एंगल AOB की तरफ जाना है ना। टू प्रूव में क्या करना है, एंगल AOB 90 बताना है। तो AOB जो आपका एंगल है, ये AOB, ये कौन कौन सा एंगल कंटेन कर रहा है, 1 और 3। तो आपको 1 और 3 में रहना है, आपको 2 4 नहीं चाहिए। तो आपको 1 और 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह 1 लिख दो। देखो ना 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह 1 लिख दिया। आपको 3 चाहिए, आपको 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह आप 3 लिख दो। रीजन आप डाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 और 1 का सम 2 टाइम एंगल 1, ये हो गया 2 टाइम एंगल 3 इक्वल टू 180। दोनों में 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये 2 180 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। और 1 और 3 को डायग्राम से देख लो, यू कैन सी 1 एंड 3 इनका जो सम है एंगल AOB दे रहा है। इट इज एंगल AOB, हैंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं मैं। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। पहले तो एक बार हम ये स्टेटमेंट पढ़े ना इस क्वेश्चन की, तो हमें समझ ही नहीं आता लिखा क्या है। कंफ्यूजन है, सप्लीमेंट्री कौन से एंगल कहाँ बन रहे। ठीक है, हमें समझ में नहीं आया, एग्जाम में बैठे हमें समझ में आया। अरे भाई एक बार पढ़ने से अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ लो, दूसरी बार नहीं आ रहा थर्ड टाइम पढ़ लो। रीडिंग टाइम आपके पास 15 मिनट्स है, उस रीडिंग टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज कर लो जो समझ में नहीं आ रहे एक बार पढ़ने से, है ना, कुछ तो आ ही जाते हैं समझ। तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी आपको दो टेंजेंट्स यहाँ बनाने पड़ेंगे ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम P रख लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया हमारा A और ये आ गया B। These are the two tangents, इनके बीच का एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल P की बात कर रहा है। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर।
यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो, यानी जो दो रेडियस आप बनाते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, ये जो एंगल क्रिएट हुआ इसकी बात कर रहा है दूसरे एंगल की। यानी ये वाला एंगल जो टेंजेंट के बीच में बना और ये एंगल जो रेडियस के बीच में बना, इन दोनों एंगल का सम कह रहा है 180 होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है, बस ये प्रूव करना है। आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर। गिवन यू कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, अ सर्कल with center O, there are two tangents P and PB, external point is P, there are two radii OA and OB, ये सब गिवन में लिखना है जो मैंने बोला। टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें। आपको 10.1 थ्योरम क्या सिखाती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल है, दो एंगल 90-90 के है, तो जो दो पीछे बच गए उनका सम 180 ही होगा। कितने कितने डिग्री के हैं भी डोंट नो, बट उनका सम तो 180 होगा। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल। आपको यहां लिखना है इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ठीक है, AOBP ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें आप चारों एंगल्स का सम ले लो, एंगल A, एंगल O, एंगल B, एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री। रीजन यू कैन राइट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो एंगल A है उसको 90 लिखो, एंगल O का भी पता नहीं, एंगल B को भी 90 लिखो और एंगल P का भी पता नहीं, इक्वल टू 360। अब एंगल A और B ये दोनों 90-90 डिग्री के क्यों हो गए? यू कैन राइट रीजन थ्योरम नंबर 10.1। क्या लिखना आपने शॉर्ट में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस ये रीजन डाल देना। अब यहां पे देखा, अब एंगल O एंगल P तो ये हो गया 360, इधर ट्रांसफर कर दिया 180, क्योंकि 90-90 का सम हो गया 180 उधर ट्रांसफर कर दिया, तो एंगल O और एंगल P आ गया 180 डिग्री। हैंस दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 180 सम दिखा दो सफिशिएंट है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रखा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। गिवन लिखेंगे, इसमें टू प्रूव लिखेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो वो देख लेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रूफ पे आएंगे। ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में बनानी होती है आपको। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पहले तो ये वर्ड बड़ा तंग करता है, सर ये क्या मतलब है इसका सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब किसी को घेर लेना किसी को सराउंडिंग से। तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस मतलब यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, पैरेललोग्राम ने इसको घेर लिया भाई। मतलब हुआ पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो इसकी टेंजेंट्स बनेंगी। तो यहां मैं पैरेललोग्राम यहां पे बना रहा हूं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया। तो दिस इज योर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। दिस इज अ डायग्राम A, B, C and D, दिस अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन, ये सब गिवन में लिखेगा पैरेललोग्राम अ सर्कल विद सेंटर O, राइट। टू प्रूव में यू हैव टू प्रूव दैट जो पैरेललोग्राम है वो कौन है, ABCD कौन है, रोम्बस है। ये प्रूव करना आपको, ये तो पता है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम की एक टाइप ही होती है, बट पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए उसकी सारी साइड्स हमें इक्वल करनी पड़ती है। इन शॉर्ट यहां पर आपको ये सारी साइड्स इक्वल करनी है, AB, BC, CD एंड AD, इन सबको इक्वल करना है। करते हैं अभी इक्वल। कंस्ट्रक्शन यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। प्रूफ देखें, यहां पर प्रूफ बहुत सिंपल है, 10.2 जो थ्योरम है उसी को यूज करना है। बट यहां पर बच्चे छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है वही समझना आपने प्रूफ में। मेरे बच्चे देखो, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनके नाम रख लेते हैं हम PQRS, रख लिया। मैं यहां पे लिखने वाला हूं, शुरुआत ही आपको यहीं से करनी, मैं यहां पे लिखने वाला हूं AP इज इक्वल टू AS। कैन आई राइट, कैन आई राइट, यस, वाई, थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे AP इज इक्वल टू AS जो मैंने लिखा, ऐसा आपको 4 बार लिखना है, 4 टाइम्स। देखो नेक्स्ट क्या है, BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप BP इक्वल टू BQ लिख रहे हैं तो ओके है, लेकिन अगर आप BQ इज इक्वल टू BP लिख रहे हैं तो आप फंस सकते हैं।
सर ये क्या कह रहे हो, बात तो सेम ही है x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू एक्स है, बात तो सेम ही है सर, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते मेरे बच्चे, आपको यहां पर ए बी साइड को कंप्लीट बनाना होता है, यानी एपी में बीपी ऐड होगा तभी तो ए बी बनेगा। आपने लेफ्ट साइड में एपी को रखा हुआ है, समझना, लेफ्ट साइड में किसको रखा है? एपी को। तो यहां चार ऐसी इक्वेशंस बनेंगी, चार ऐसे रिलेशंस बनेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप उन्हीं पार्ट्स को रखें जिससे कंप्लीट साइड बने हमारी। जैसे एपी है लेफ्ट साइड में, तो बीपी को भी लेफ्ट साइड रखें कि जब आप इनको ऐड करो तो ए बी बन जाए। लेकिन अगर आपने लेफ्ट साइड में बीपी की जगह बीक्यू रखा होगा ना, तो यहां बीक्यू जब आप ऐड कर रहे होंगे ना, तो एपी में बीक्यू ऐड हो रहा होगा, एपी में बीक्यू ऐड हो रहा होगा, और जो कोई साइड नहीं बन रही होगी, फिर वहां आप फंस जाओगे तो ये क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है। सिमिलर एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है, 8th क्वेश्चन है वो, उसमें भी ये दिक्कत है, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन। तो यहां पर आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसमें सीखने वाला यही है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो एपी इक्वल टू एस, तो एपी यहां पर मुझे क्या लिखना है? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब मैं यहां पे एक साइड ले रहा हूं डी आर, तो डी आर इक्वल टू डी एस, और यहां इसके साथ मुझे आर सी रखना पड़ेगा, तो आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। सबका रीजन आपने सेम ही रखना है। अब इन चारों को ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो अब एपी में कौन ऐड हो रहा है? बीपी, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली सारी मैं ऐड कर रहा हूं, एपी में बीपी और डी आर में आरसी ऐड हो रहा है, डी आर में आरसी ऐड हो गया, इज इक्वल टू, वहां पर जो राइट साइड में पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू, फिर डी एस सी क्यू, डी एस और सी क्यू। लेफ्ट साइड को मैनेज करो या राइट साइड को मैनेज करो, किसी एक साइड को देख के चलना कि साइड्स हमारी बन जाए। अब देखो एपी बीपी और डी आर सी आर ये साइड्स बन जाएंगी। ए एस किस में ऐड होगी? डी एस में, और बी क्यू किस में ऐड होगी? सी क्यू में, दूसरी साइड्स भी बन गई। एपी बीपी को ऐड करने से हमारा ए बी बन गया, डी आर और आर सी को ऐड करके हमारा डी सी बन गया, ए एस और डी एस को ऐड करके हमारा ए डी बन गया, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके हमारा बी सी बन गया। यहां तक जो है आपका क्वेश्चन 8th हो जाता है। तो 12th के साथ 8 क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। तो 8th में क्या बोला है? अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल बताना है। तो यहां तक होगा 8th क्वेश्चन। बट आगे अभी हमें इसको क्या करना है? पैरेललोग्राम दिखाना है, रोम्बस दिखाना है। पैरेललोग्राम इट इज गिवन। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है? सर ए बी के अपोजिट डी सी है। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ऐसा बोल सकते हो ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब ए बी और डी सी इक्वल है तो कहना है राइट ए बी प्लस ए बी, यस आई कैन राइट। ए डी और बी सी अगर इक्वल है तो कहना है राइट बी सी प्लस बी सी, यस। तो इट इज 2 टाइम ए बी, इट इज 2 टाइम बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। इससे क्या हुआ? अब सारी साइड्स इक्वल हो गई। होता क्या है, किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होती हैं, उसकी एडजेसेंट साइड्स भी अगर आप इक्वल कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम आपका रोम्बस बन जाता है, यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो हैंस यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो वो पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस हो गया। ओके डियर, तो ये था आज का आपका 11th क्वेश्चन। 12th थोड़ा लेंथी है, ठीक है। 13th क्वेश्चन नंबर 13 ये करते हैं। आज हम 4 ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने जो रखे हैं मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 12 रखा है, काफी लेंथी है, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। फिर 2 एग्जांपल्स भी मैंने रखी, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 रीड करें। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसमें भी दिक्कत है, पहली बार पढ़ने से समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या है, 2-3 बार पढ़ो। तो यहां पर फिर से पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब वैसे ही कोई क्वाड्रिलेटर है, कोई पैरेललोग्राम है या नहीं वो पता नहीं, बट क्वाड्रिलेटर है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी उसकी जो साइड्स हैं वो टेंजेंट्स बनी हुई हैं। लो भाई, ये क्वाड्रिलेटर मैंने बना दिया जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्वाड्रिलेटर का नाम ए बी सी डी, इसका सेंटर रो। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है।
कि वो सेंटर में एंगल बना रही हैं। तो किसी साइड का सेंटर में एंगल बनाने का मतलब एंड टू एंड सेंटर पे चले जाओ आप, ये चले गए सेंटर पे, एक एंगल ये बन गया, एंड टू एंड सेंटर पे आ जाइए, एक एंगल ये बन गया। इन दोनों एंगल्स को आपको 180 बताना है सप्लीमेंट्री। अब पढ़ो क्वेश्चन, मैंने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड्रिलेटर की दो मैंने अपोजिट साइड्स ली। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं सेंटर में, यानी ये वाले एंगल का सम आपको 180 दिखाना है। तो एक पेयर यहां बना, एडी और बीसी भी अपोजिट है, तो एक पेयर आपका ये बना, इनका सम आपको 180, यानी दो टू प्रूफ बैठेंगे यहां पर। गिवन आप लिख लेंगे सर्कल क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सब आप लिख लेंगे। ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी क्यू आर एस, ठीक है, गिवन शिवन सब लिख लेते हैं बच्चे। टू प्रूफ देखो यहां पर क्या लिखना है आपको, टू प्रूफ में लिखना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट वाला लिखना है डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। इसका सम कितना चाहिए 180 डिग्री। एक पार्ट इसका ये बनेगा और दूसरा एक अपोजिट पेयर बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इसका सम आपका 180 डिग्री। तो ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, आपको रेडियस यहां पे थोड़े ज्वाइन करने पड़ेंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो कंस्ट्रक्शन आएगी, ये रेडियस सारे ज्वाइन कर दो, ऑल रेडियस ज्वाइन, ठीक है, ये ब्लू कलर में आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो आपको लिखना है ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन की मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी, स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी ना अगर, तो क्वेश्चन मैनेज हो जाता है। कई बार हमें सर्कल में दिक्कत ये आती है कि जो इसकी लैंग्वेज लिखी होती है वो समझ में नहीं आती, एक दो बार रीड करो यार, समझ में आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप प्रूफ इसका, मेरे बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। कोई भी दो ट्राइंगल पकड़ लो, कोई भी पेयर पकड़ लो ट्राइंगल्स का, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ट्राइंगल बन रही है, जैसे ए पॉइंट से ले लेता हूं, एपीओ एएसओ, इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल एएसओ, इनको करो कॉन्ग्रुएंट। तो आप बोलेंगे सर यहां पर एपी इक्वल टू एएस, रीजन आपने लिखना अभी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसका वो रीजन, ये टेंजेंट्स है, और एक साइड आपकी कॉमन आ गई एओ, एओ इक्वल टू एओ, ये कॉमन हो गई। उसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओ एस, ओपी इक्वल टू ओ एस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, वही जो अभी लगाया, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एएसओ। ऐसा करने से फिर हमें एंगल्स कुछ इक्वल मिले। अब वो एंगल आपको सेंटर में रखने, सेंटर वाले लेने, जैसे ए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नंबर 1 वाई सीपीसीटी। क्लियर है? ऐसा हम 9th में भी कर रहे हैं, 9th क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। तो ये बार बार करना है, इस पूरे चैप्टर में लगभग ऐसा हम कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। इस तरह से और भी पेयर्स बने हुए हैं, जो दो ट्राइंगल मैंने लिए, ऐसे और भी ट्राइंगल्स के पेयर बने हुए। देखो यहां मैं रखता हूं एंगल 3, यहां लगता हूं एंगल 4। जब इनको कॉन्ग्रुएंट करोगे दो ट्राइंगल्स को, 3 4 के इक्वल आएगा। फिर इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो 5 लेते हैं, यहां पर 5 6 के इक्वल आएगा। फिर इनको कॉन्ग्रुएंट करोगे दो ट्राइंगल्स को, यहां पर आएगा 7 इक्वल टू 8। तो ऐसे आपको सिमिलरली लिख लेना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। और इन सब को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने से आपको क्या दिखेगा, ये सॉरी इनको नहीं ऐड करना, अभी इक्वल रख लिया। अब आपको इन सभी एंगल का सम 360 ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सर 360 वो कैसे? अरे एक ही पॉइंट पर एंगल बन रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जितने मर्जी एंगल्स बना दो, तो पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे सब एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि सर ये समझ तो आ गया एंगल 1 2, ये बीच में मतलब भूल जाते हैं कि ये भी लेना है कोई पॉइंट।
टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है कि इन सभी एंगल का सम आपको 360 लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आपको क्या करना है, आपने लेना अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला एंगल हो गया ना AOB और ये एंगल हो गया DOC, इनको सम आपने 180 दिखाना है, इनका सम 180। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। यानी आपको 4, 5 और 2, 8 नहीं चाहिए, आपको 1, 3 और 6, 7 चाहिए, इनमें वो कंज्यूम हो रहे हैं। तो इनको रिप्लेस करते जाओ। जैसे आपको 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह 1 लिखो, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, वो अभी प्रूव कर दिए। आपको 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह 3 लिखो, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। ऐसे आपको 5 नहीं चाहिए तो 5 की जगह 6 लिख लो। तो ऐसे आपने रिप्लेसिंग करनी। तो आपको 1, 3 और 6, 7 चाहिए। क्या चाहिए? 1, 3 और 6, 7 चाहिए अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाने के लिए। तो आपको 2, 4, 5, 8 नहीं चाहिए लेकिन दूसरे पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए नहीं चाहिए। तो आप इनको रिप्लेस कर दो, 2 की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है, और 4 की जगह 3 लिख देंगे, 5 की जगह 6 लिख देंगे, 7 चाहिए, 8 की जगह 7 लिख देंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। आते समझ? रीजन क्या डालेंगे? यूजिंग फर्स्ट। तो ये सब जो हमने इक्वल किया, ये पूरा इसको फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, अभी अभी प्रूफ किया। तो आप लिखेंगे यहाँ 2 टाइम एंगल 1, 2 टाइम एंगल 3, 2 टाइम एंगल 6, यहाँ लिखेंगे 2 टाइम एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। सब में 2 कॉमन है, फिर आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 वहाँ चल जाएगा, 360 को कैंसिल करेगा। तो जैसे ये 360 को कैंसिल करेगा 180 हो जाएगा। 1, 3 और 6, 7 आप डायग्राम में से देख लो, इनका सम कितना बार है। 1, 3 आपका आ रहा है एंगल AOB, आ गया ना, एंगल AOB। और 6, 7 का सम देखो, 6, 7 का सम DOC, एंगल DOC, दैट्स ऑल। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अपोजिट एंगल्स जो साइड्स हैं वो सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं। तो आपको दूसरे पार्ट के लिए सिमिलरली यूज कर सकते हो, नो टेंशन। तो सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आते समझ? तो आज इतने क्वेश्चंस रखते हैं, लेक्चर बहुत लेंथी जा रहा है, काफी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि सर्कल में आपको दिक्कत रहती है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन पेंडिंग है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।